चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आपके लिए भारतीय भूगोल और टॉपिक है पठार। पठार क्या होते हैं, तो हम जो पढ़ेंगे आज पठार पढ़ेंगे, चाहे वो आपका मालवा का पठार हो, चाहे आपका विंध्याचल का पठार हो, चाहे आपका मेकाल का पठार हो, चाहे आप छोटा नागपुर का पठार हो जिसे रांची का पठार भी कहा जाता है, चाहे आपका दक्कन का पठार हो। तो ये आज जो इंपोर्टेंट पठार है हमारे 5, आज हम पूरी की पूरी इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और ये जानेंगे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन है पठार से किस तरीके से आते हैं और पठार हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसका पूरा अध्ययन करेंगे हम और एनालिसिस पूरी सही तरीके से करेंगे। और यही हमारी देखेंगे हम कि पठार होता क्या है। मैं आपको बतला दूं, पठार उसे कहते हैं जो हमारी समतल जमीन है, समतल जमीन से ऊपर उठा जो भाग होगा वो पठार होता है। जैसे ये हमारी समतल जमीन है, यहां हम रहते हैं और इससे ऊपर उठा जो भाग होगा वो आपका पठार के टाइप में होगा। और पठारों का आकार अलग अलग होता है, कोई गोल होता है, कोई त्रिभुजाकार होता है, कोई अंडाकार होता है और कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ठीक है, तो उन्हें ही पठार कहा जाता है। तो आइए जानते हैं आपका जो मालवा का पठार है, इससे संबंधित हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्या महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए, यह पश्चिमी मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। ये जो आपका पठार है, ये जो मालवा का पठार है, ये है आपका, ये आपका यहां पर है, ये है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो ये यहां पड़ता है आपका पश्चिमी, इसमें इस एरिया में। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्व राजस्थान यहां से लेके इसके बीच में पड़ता है। ये पूर्व राजस्थान हो गया और ये पश्चिम मध्य प्रदेश। तो ये यहां से यहां तक के एरिया में आपका पठार पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा, इसका निर्माण अगर पूछ ले आपको कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो हुआ ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। ज्वालामुखी चट्टान कैसी होती है आप ये भी जान लीजिएगा। ज्वालामुखी चट्टान वो होती है जब हमारी पृथ्वी के अंदर 3 भाग है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो हमारी पृथ्वी के अंदर जब गैस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और पृथ्वी के अंदर से गैस के रूप में पृथ्वी जब फटती है तो गैस के रूप में एक लावा, राख, भाप वगैरह निकलती है। तो वो हमारी जो समतल जमीन है ये वाली, तो इस समतल जमीन के ऊपर आके वो लावा के रूप में जम जाती है। तो इसी से पठार का निर्माण होता है। और ये जो आपका विंध्याचल का पठार है, इसका जो निर्माण हुआ ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। यही आपकी ज्वालामुखी चट्टान है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, लिखना क्या, ये रो। ठीक है, ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट आप याद रखना, ये जो मालवा का पठार है इसका जो आकार है वो ट्रायंगल टाइप में है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकार है मालवा का पठार। और ये मध्य प्रदेश राज्य में इसका ज्यादा भाग पड़ता है, जबकि राजस्थान में थोड़ा कम पड़ता है। तो ये ट्रायंगल टाइप में है मालवा का जो पठार है। ठीक है, इससे चंबल और बेतवा नदियां निकलती है। जो मालवा का पठार है इससे हमारी 2 नदी निकलती है, चंबल और बेतवा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मालवा के पठार का आकार विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणी है या पहाड़ियां हैं के आकार पर त्रिभुजाकार है। विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसका भी आकार ट्रायंगल टाइप में है और इसी तरीके से ट्रायंगल टाइप में ही जैसे ये है आपका मालवा का पठार, उसके अकॉर्डिंग है इसका आकार। ठीक है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी किसकी, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। तो आप याद रखना, सिगार किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर मालवा के पठार की। ठीक है, इसके बाद मालवा का पठार एक लावा पठार है। लावा मैंने बताया अभी, जमीन के अंदर से जब गैस की मात्रा जमीन में ज्यादा हो जाती है तो उससे जमीन फट जाती है और वहां से
गैस, धूल, कण, डस्ट ये हो, तो ये लावा है, ये आपका लावा है, जो मैं लिख देता हूं लावा। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो एक लावा से हुआ है, इसीलिए मालवा के पठार को लावा का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखना। इसके पूर्व में, किसके, मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है, एवं उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां स्थित है। अरावली की जो पहाड़ियां है वो आपकी राजस्थान राज्य में पड़ती है, जो मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और मालवा के पठार से 3 नदियां निकलती है। नंबर 1 चंबल, बेतवा और केन। तो आप याद रखना, चंबल, बेतवा, केन जो नदियां का उद्गम होता है वो किस पठार से होता है, तो होता है हमारा मालवा के पठार से। ठीक है, तो मालवा के पठार से, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया होगा। एक बार आप इसे समझ ले, एक बार आप इसे लिख ले और 1-2 बार आप इसे सुन लें, तो आपका कोई भी एग्जाम इससे बाहर नहीं हो सकता मालवा के पठार से। इसके बाद हमारा दूसरा पठार है विंध्याचल का पठार। यह झारखंड, यूपी और राजस्थान, ये देखो मैप पे आप, ये जो आपका विंध्याचल का पठार है ये आपका यहां पर है। एक तो झारखंड में है, ये पूरा झारखंड है, और यूपी, और आपका ये ऐसे फैला हुआ है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे फैला हुआ है। ठीक, झारखंड, यूपी और आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान, ये वाला दक्षिण वाला हिस्सा, तो ये आपका यहां से फैला हुआ है। और इस जो विंध्याचल का जो पठार है, इसका जो निर्माण हुआ है ये हुआ है आपका परतदार चट्टानों से। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पठार है जिसका निर्माण परतदार चट्टानों के मिलने से हुआ है, तो वह है आपका विंध्याचल का पठार। और परतदार चट्टान ये होती है, देखो। ठीक, ये आपकी परतदार चट्टान है, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ये जो आपका विंध्याचल का पठार है, इसका जो निर्माण हुआ है वो परतदार चट्टानों के मिलने से हुआ। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, वो हो जाएगा उसका आंसर आपका विंध्याचल पर्वतमाला। कैसे करती है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग, ये देखो आप एक बार मैप पे देख लो। ये है आपका कर्क रेखा, ये उत्तर भारत है, इससे ऊपर, इससे भारत दक्षिण भारत है। तो ये जो आपका ये है विंध्याचल का पठार, तो ये कहीं ना कहीं इस एरिया में पड़ता है, ये यहाँ तो, और ये यहाँ इस एरिया में। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के बीच में स्थित है। उत्तर भारत अलग हो जाता है और दक्षिण भारत इससे अलग हो जाता है। तो इसलिए कौन सी पर्वतमाला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, डिवाइड करती है, वो हो जाएगा आपका आंसर विंध्याचल पर्वतमाला। यह प्राचीन गोलाकार पर्वतों की एक पर्वतमाला है। इसका जो शेप है, ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इसकी जो शेप है वो गोल है। आप याद रखना, विंध्याचल पर्वतमाला की जो शेप है वो गोल है। ठीक है, और इससे विंध्याचल पर्वतमाला से ही कुछ नदियां निकलती है, जैसे आपकी सिंधु नदी, ये देखो मैंने यहां आपका वो किया हुआ है, पार्वती नदी, बेतवा नदी, केन और सोन, ये सब नदियां आपकी विंध्याचल पर्वतमाला से ही निकलती है। ठीक है, आपका मालवा का पठार हो गया, विंध्याचल का पठार हो गया। अब देखते हैं हम मेकाल का पठार। देखो मेकाल का जो पठार है इसकी क्या विशेषता है। मेकाल का जो पठार का निर्माण हुआ है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंचा जो पर्वत है मेकाल के पठार का वो है अमरकंटक।
याद रखना, अमरकंटक किस पठार का ऊंचा पर्वत है? मैकाल के पठार का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई कुछ है तो 1036 मीटर है। ठीक, इसका निर्माण पुरानी चट्टानों से हुआ है जो एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत किसे कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत उसे कहा जाता है जैसे ये जमीन है, ये जमीन है, ये तो सपाट है ना, बिल्कुल प्लेन है ना, तो जब इसके ऊपर दोनों भाग ऊपर उठ जाएंगे, ये भी और ये भी, और ये भाग नीचे धंस जाएगा जैसे ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिया, तो ये हमारी समतल जमीन होती है, ये प्लेन जमीन है, तो इसका जो बीच का भाग है ये ऊपर उठ गया और जो साइड है जमीन की वो नीचे धंस गई, तो साइड जो जमीन की है वो नीचे धंस जाएगी और बीच का जो भाग है ऐसे ऊपर उठ जाएगा जैसे ये। ठीक है, तो उसी को ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ये ब्लॉक पर्वत, ये जमीन है, मैं लिख भी दिया आपके लोगों के लिए, ये पर्वत है। ठीक है, पर्वत और जमीन ऐसे ही है, ये जमीन है, यहाँ पर ये पर्वत है, ये फिर जमीन है, ये पर्वत है, ये जमीन है और ये पर्वत है। आप बस इतना याद रखना, ब्लॉक पर्वत उसे कहा जाता है जब जमीन के दोनों भाग ऊपर उठ जाते हैं और बीच का भाग नीचे धंस जाता है, वही आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखो नोट डलवाया मैंने। ब्लॉक पर्वत उसे कहा जाता है जब पृथ्वी के दोनों भाग ऊपर उठ जाते हैं, दोनों भाग ऊपर उठ जाते हैं और बीच का भाग मतलब जमीन नीचे धंस जाती है, बीच का भाग या जमीन नीचे धंस जाती है। इस प्रकार के दरारों के पास ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे ये आपका ऊंचा उठा भाग है, ये भी ऊपर ऊंचा उठ गया, ये भी ऊंचा उठ गया, ये भी ऊंचा उठ गया, तो ये आपके ये भी ऊंचा उठ गया, तो ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, एक बार फिर समझा रहा हूं, ब्लॉक पर्वत उसे कहा जाता है जो हमारी जमीन है, समतल जमीन है, जमीन के जो दोनों किनारे हैं वो ऊपर उठ जाए और बीच का भाग नीचे धंस जाए, वो आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद एक नोट में, मैकाल के पठार के उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। आप याद रखना, सोन नदी किस पठार से निकलती है? मैकाल के पठार के उत्तर से। ठीक, दक्षिण से महानदी निकलती है जबकि पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है। तो सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी किस पठार से निकलती है या इनका उद्गम कहां से होता है? वो आपका मैकाल के पठार से होता है। ठीक, और मैकाल का पठार कहां पर है? ये आपका पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये यहां पर, ये छत्तीसगढ़ है ये, और मैकाल का पठार जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद दूसरा हमारा पठार है नागपुर का पठार। ये देख लेते हैं नागपुर का पठार। ये कहा जाता है कि जो नागपुर का पठार है ये अन्य पठारों का संयुक्त नाम है, जैसे रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, कि इस पठार का निर्माण इन तीनों से मिलकर हुआ है, जिसे हमने छोटा नागपुर का पठार नाम दे दिया गया है। क्लियर? एक बार फिर बतला देता हूं, छोटा नागपुर का पठार एक संयुक्त मिलन का परिणाम है। उस संयुक्त मिलन में क्या क्या है? रांची का पठार और आपका हजारीबाग का पठार और आपका कोडरमा का पठार, इन तीनों को मिलाकर ही संयुक्त नाम दिया गया है नागपुर का पठार। क्लियर है? नागपुर के पठार को ही रांची का पठार भी कहा जाता है और खनिज संपदा की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ही अधिक धनी होने के कारण यहां पर लोहा, अभ्रक, तांबा, शीशा, खनिज और आपका चूना, बॉक्साइट वगैरह ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इस क्षेत्र में, और इसे ही भारत का रूर कहा जाता है। वर्तमान बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पूरे का पूरा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है, और ये क्षेत्र हमेशा से ही और वर्तमान में भी खनिज संपदा की दृष्टि से अति शक्तिशाली और धनी क्षेत्र रहा है, संपन्न क्षेत्र रहा है। यहां पर लगभग
पूरे भारत के जो खनिज है उसका 40% इसी क्षेत्र से निकाला जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं। इसे खनिज संपदा की दृष्टि से धनी होने के कारण भारत का रूर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को या रांची के पठार को। ठीक, तो आप याद रखना भारत के 40% खनिज पदार्थ यहीं से पाए जाते हैं। जैसे अभ्रक यहां से निकाला जाता है, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट, चूना पत्थर, कोयला आदि। तो ये आप देख रहे होंगे 40% खनिज संपदा की दृष्टि से धनी क्षेत्र है, इसीलिए इसे भारत का रूर कहा गया है। क्लियर? इस पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य की संज्ञा दी जाती है। विश्व का खनिज आश्चर्य इसलिए कहा जाता है कि एक आश्चर्यचकित बात है, इतने खनिज इसी क्षेत्र में ओनली 4 पाए जाते हैं, तो लोग आश्चर्य में जाते हैं और हमारी जो खनिज संसाधन की दृष्टि से एक ही क्षेत्र धनी होने के कारण भी आश्चर्यचकित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो इस पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य भी कहा जाता है। किसे? छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, इसके बाद आपका मेकाल का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया। आइए अब देखते हैं हम दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है, चलिए देखते हैं। दक्कन का पठार इसमें देख लेते हैं क्या है हमारे लिए इंपोर्टेंट। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखना। दक्कन का जो पठार है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। जमीन के अंदर से ज्वालामुखी फटा और ऊपर लावा और परत जमी, तो उससे इसका निर्माण हो गया। ठीक है, और ये जो दक्कन का पठार है ये काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है और काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो आपका रेगुल मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए, या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है इसे, कपास की खेती के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और काली मिट्टी का जो काला रंग है इसमें पाया जाने वाला टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होती है काला रंग। और ये देखो, ये मालवा का पठार है मध्य प्रदेश में, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका दक्कन का पठार है। ठीक है, ये जो दक्कन का पठार है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में, इसमें पूरे का पूरा ये आपका इस राज्य में दक्कन का पठार। ठीक है, तो आप याद रखना दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुल मिट्टी है। और रेगुल मिट्टी कपासी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और काली मिट्टी का काला रंग इसमें पाए जाने वाला टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये दक्कन के पठार से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे। इसके बाद है आपका धारवाड़ का पठार। जो धारवाड़ का पठार है वो आपका कर्नाटक में ही मैसूर है और एक धारवाड़ स्थान है। ये देखो, ये धारवाड़ है, ये मैसूर है, ये पूरा कर्नाटक है। तो ये आपका जो है धारवाड़ का पठार यहां पर स्थित है। देखो, एक पॉइंट ये नोट में डाला था हम लोगों ने, ये जो दक्कन के पठार के यहां से दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। विदर्भ का क्षेत्र भी कहा जाता है या विदर्भ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार ये बताया जाता है कर्नाटक, मैसूर या धारवाड़, इसके 3 नाम है। इसे ही कर्नाटक का पठार भी कहते हैं, इसे मैसूर का कहते हैं, इसे धारवाड़ का पठार कहा जाता है। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य में। दूसरा, इसका निर्माण परिवर्तित चट्टानों से हुआ है। तीसरा, इसके पश्चिमी भाग में बाबूबुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित है। तो ये आज हमने जो हमारे इंपोर्टेंट पठार थे वो हमने कवर करे। मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार, मेकाल का पठार, छोटा नागपुर या रांची का पठार, दक्कन का पठार और धारवाड़ का पठार। तो पठारों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण
जानकारी थी वो आज की क्लास में हमने आप तक पहुंचाई है और आपको समझाया गया है, विद मैथ समझाया गया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी संशय रहता है क्लास लेने के बाद, क्लास को नोट्स बनाने के बाद, क्लास को सुनने के बाद, तो आप लोगों का वेलकम है। आपकी जो भी समस्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उस समस्या का समाधान हम करेंगे। हमारी पूरी टीम भी नाइस कैंपस की करेगी और आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको 3 क्लास कंटिन्यूटी के साथ उपलब्ध हो सके। सुबह ही मॉर्निंग में आपको 10 बजे तीनों क्लास उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, 10 से 11 के बीच में तीनों क्लास आपको कंटिन्यू मिल जाती है। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहें और लोगों को भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जोड़ने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर कुलशेर गौड़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।